नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आने वाले दिनों में संभावित तिथि के अनुसार परीक्षाएं कराई गई। परंतु कुछ छात्रों के मन में ये शंका बनी होती है कि क्या पढ़ें और क्या हम छोड़ें, क्योंकि कोरोना के दौरान जिस तरीके से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, उसको पुनः पटरी पर लाने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 2 से 3 महीनों के दौरान आपकी विभिन्न परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और हमारे पास एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का समय है। अब इतने समय में हम परीक्षा को कैसे क्रैक करें, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम पढ़ करके आसानी के साथ एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, जिनसे लगातार विगत वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। इन तमाम क्षेत्रों से लगातार क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूछे गए। अगर हम इन विषयों को थोड़ा गहराई के साथ पढ़ते हैं तो 60 से 65% नंबर इन 4 विषयों से अर्जित किए जा सकते हैं। इसी को देखते हुए हम ज्योग्राफी के नए सेशन को आज से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये 2 शब्द आपके, पहला जियो, दूसरा आपका है ग्रेफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रेफोस का अर्थ होता है वर्णन। यानी पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। बात आती है कि हम जियोग्राफी को पढ़ते क्यों हैं? भूगोल हमको ये बताता है कि कैसे, क्यों, कहाँ मानवीय एवं प्राकृतिक क्रियाएं एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। जैसे हमको कहीं घर बनाना है तो उसको देखना पड़ेगा क्या ये भूकंप जोन में तो नहीं। कहीं कृषि करना है, कहीं डैम बनाना है, ये तमाम चीजों को लेकर के ये ज्योग्राफी के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं कि ज्योग्राफी को किन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ज्योग्राफी को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल और तीसरा आपका है प्रादेशिक भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव से संबंधित क्रियाओं को जानते हैं। जैसे हम किस जगह पर रहते हैं, हमारा कल्चर क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे राजस्थान के लोग पगड़ी पहनते हैं और तमिलनाडु जैसे लोग क्या करते हैं, या दक्षिण भारत के लोग क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। ऐसा क्या है कि क्या वहाँ की जलवायु ऐसी है या वहाँ के लोग जानबूझ करके ऐसा पहनते हैं?
कारण यह है कि राजस्थान में मरुस्थल होने के नाते राजस्थान में अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अत्यधिक गर्मी होने की वजह से दिन में लोग क्या करते हैं, पगड़ी को धूप से बचने के लिए तथा पसीना को पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि रात्रि के समय वही जो आपका पगड़ी लिए रहते हैं उसको कान में बांध करके ठंड से बचते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं हम दक्षिण भारत में देखते हैं। दक्षिण भारत में आप देखते हैं कि जनरली कि लोग जो है कुर्ता और पैजामा पहनते हैं या कुर्ता और धोती का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में गर्मी बहुत अधिक होती है और गर्मी से बचने के लिए हम धोती तथा कुर्ते का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं अगला। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम जलवायु को पढ़ते हैं, पर्वत कैसे बनते हैं ये देखते हैं, नदियां कैसी निकलती हैं ये देखते हैं, आपके पठार कैसे बनते हैं ये चीजों का वर्णन करते हैं। और आपका अगला है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं। हमारे महाद्वीप आप जानते हैं, महाद्वीप 7 महाद्वीप होते हैं। तो इन सभी महाद्वीपों का अध्ययन हम प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। कुछ हम ज्योग्राफी की दृष्टि से जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे जियोग्राफी शब्द है। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। इसीलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। या कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हिकैटियस जो थे, हिकैटियस नामक, हिकैटियस भूगोल के जनक माने जाते हैं। एक व्यक्ति को और याद रखिएगा, वान हम्बोल्ट। वान हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। एक व्यक्ति थोड़ा सा और याद करिएगा उनको, उनका नाम है एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, या कह सकते हैं पहले ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानचित्र को बनाया, विश्व के मानचित्र को बनाया। और उसी मानचित्र को एक कदम आगे किसने बढ़ाया? टॉलमी। टॉलमी ने भारत को जो है दर्शाने का काम विश्व के मानचित्र पर किया। तो ये जो 4-5 फैक्ट्स आपके जो हैं ये आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। तो इनको आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ज्योग्राफी की कुछ बेसिक चीजों, क्योंकि ज्योग्राफी को शुरू करने के लिए हमको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं बेसिक। बेसिक चीजों को देखते हैं। जैसे कि गोलार्ध क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, जल संधि क्या होती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब हमको ज्योग्राफी में पता होना अति आवश्यक है। ये ज्योग्राफी के कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे पहला हम देखते हैं कि गोलार्ध क्या होता है। तो गोलार्ध में लिखा है, देखिए गोला, और गोला का इसको आप तोड़ोगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, गोला धन अर्ध, यानी गोले का कैसा भाग? आधा भाग। समझिए, ये मान लीजिए कि एक गोला है, गोले को हम बीच से क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो
ये क्या हो गया, एक पार्ट इधर गोले का आधा भाग और ये गोले का दूसरा भाग। गोले का आधा भाग यानी उत्तर की दिशा में, तो इसको किस नाम से जाना गया, उत्तरी गोलार्ध के नाम से। और ये दक्षिण का दिशा जो है इसको किस नाम से जाना गया, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। तो आपके जनरली जो होते हैं दो गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा आपका क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इस बीच वाली रेखा एक ऐसी रेखा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री रेखा। और 0 से एक गोला जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये 0 डिग्री अगर हम मानते हैं या इसको 180 के तौर पे देखते हैं, तो ये 180 हो गया। इसके एक डार्क लाइन से अगर हम देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 90, और ये भी कितना बनेगा, 90। तो ये 90 और ये 0 एक मानक रेखा मान ली गई, एक 0 डिग्री रेखा मान गई, जो दो भागों में पृथ्वी को क्या करती है, तोड़ देती है। अब यहीं से हम चीजें समझ लेते हैं अक्षांश को। अक्षांश को समझते हैं, ये 0 डिग्री से लेकर के कितने डिग्री तक, 90 डिग्री तक ऐसी रेखा जो कहां से खींची जाती हो, पश्चिम से पूर्व की दिशा। आप जानते रहिए कि दिशाओं को आप जानते हैं कि ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है और ये क्या होता है, दक्षिण होता है। यानी पश्चिम से पूर्व कह सकते हैं, आप पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं। जो रेखा खींची जाती है वो रेखा कैसी रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांशों के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लाइन आप देखिए इसमें, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यहां से आपसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल आपके अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते रहिए कि टोटल अक्षांशों की संख्या 0 से 90 चली, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, यानी 90 और प्लस 90 और एक 0 वाली खुद 1, यानी कितना हो गया, 90, 90, 180, 181। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 181 हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 90 को एक बिंदु मान लिया जाए, 90 को एक बिंदु मान लिया जाए, कि डिग्री ना मानते हुए एक बिंदु मान लिया जाए, तब अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते रहिए कि 90 में एक 90 क्या हो गया, एक बिंदु मान लिया गया, तो बचा कितना, 89, और ऊपर भी कितना, 89 और प्लस 1, 9 1 10, 10 9 19, यानी 1 और 8 8 16 1 17। तो कितनी अक्षांशों की संख्या हो जाएगी, 179। लेकिन याद रखिएगा कि जब 90 को एक बिंदु माना जाए तो, नहीं तो जनरली आपका क्या होता है, आपके अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। ठीक है, आगे देखते हैं हम देशांतर को थोड़ा सा ही समझते हैं। देशांतर क्या होता है, जो क्या होता है कि कह सकते हो कि पूर्व से लेकर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो रेखा खींची जाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, या इसका आप फिगर बना करके डिनोट कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही चीजें। तो ये रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी, ये रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं, जनरली आप कहिए देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे और भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमको बेसिक नॉलेज देख रहे हैं। तो बेसिक की चीजों में आप यही जानते रहिए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं उनको किस नाम से जानते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं खाड़ी क्या होती है। याद रखिए खाड़ी को इंग्लिश में 2 नाम से जानते हैं। एक नाम होता है इसका, आपका कहा जाता है, खाड़ी को जो है 2 नाम से जाना जाता है। एक नाम होता है इसका गल्फ, एक बोलते हैं गल्फ, और दूसरा आपसे बोला जाता है बे।
याद रखना इन दोनों का नाम क्या है, खाड़ी। दोनों का हिंदी क्या होती है, खाड़ी, लेकिन इनको दो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। समझते हैं कि गल्फ क्या होती है और वे क्या होती है। याद रखना कि तीन तरफ से घिरा हुआ वह क्षेत्र जो स्थल से घिरा होता है, यानी कह सकते हैं तीन तरफ स्थल से घिरा होता है और एक तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाती है। अब हमको ये डिवाइड करना है कि कौन सा वे होगा और कौन सा गल्फ होगा। जब कोई पतला होता है, पतली क्षेत्र जब होती है तो उसे क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। और कोई बड़ा सा क्षेत्र हो जाता है, बड़ा सा भूभाग होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, वे के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बंगाल की खाड़ी। गल्फ में देखते हैं तो गल्फ की बात करेंगे तो आपका यमन और ओमान वाले जो आपके एरियाज हैं वहां पे फारस की खाड़ी, ठीक ना। तो ये तमाम चीजों का आपका जो है जनरली आप जानते रहिए कि खाड़ी को इंग्लिश में दो नामों से जानते हैं। पहला आपका क्या होता है, गल्फ, और दूसरे को क्या कहते हैं, वे वह होता है कि जिसमें आपका क्या होता है, एक तरफ हिस्सा जल का घिरा होता है, बाकी तीन तरफ से क्या होता है कि स्थल घिरे होते हैं। अगर ये भाग बड़ा भूभाग है तो वे कहलाएगा, पतला भूभाग है तो गल्फ कहलाएगा। ठीक इसके अपोजिट देखिए, एक होता है प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं उसको, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब यहां समझिएगा, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। जबकि खाड़ी में क्या होता था, ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ स्थल से घिरा होता था। प्रायद्वीप का मतलब एग्जांपल में जैसे देखिएगा, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि भारत का कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा। इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, अरब सागर, यहाँ पे है आपका क्या, हिंद महासागर, और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, या कह सकते हैं कि यहाँ अंडमान सागर भी है, अंडमान सागर, या ऊपर आप जान सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल भी है। तो कह सकते हैं आपकी तीन तरफ से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थल जो तीन तरफ किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। आइए आगे समझते हैं कि जल संधि क्या होती है। देखिए शब्दों से ही पता चलता है कि जल को क्या कर रहा है, संधि कर रहा है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ रहा है, एक जल को दूसरे जल से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, जल संधि कहलाती है। यानी जब एक जल को दूसरे जल को जोड़ने का मतलब ये है कि अगर कोई भूभाग हो, मान लो कि कोई भूभाग है, बड़ा सा भूभाग, यहाँ से कोई नदियां जा रही हैं, ये नदियां इनको काट देंगी तो बीच में से जब कोई नदी निकल जाती है तो ये दो हिस्से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर मान लो कि इस तरफ से कोई नदी जा रही थी, इस तरफ से कोई नदी आ रही थी, तो ये दोनों नदियां जाकर के एक दूसरे से मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी। तो कहने का क्या मतलब है कि जल की क्या करा रही है, संधि करा रही है, और स्थलों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो शब्द से ही पता चलता है कि जल संधि क्या होती है। ठीक है, ऐसे बेसिक चीजों को हम जान, क्लास में सबसे पहले जरूरी था कि बेसिक चीजों को हम क्लियर करें। कुछ ऐसे शब्द थे जिनको हमने आपको आज की क्लास में बताया। आगे की क्लास में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड को ऐसे बना है, किन चीजों से क्या क्या चीजें हुई, इन सब का केपलर की थ्योरी क्या होती है, सारे थ्योरीज को हम आगे की क्लास में आपसे